नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। रायबरेली, पीलीभीत, इन सब सीटों का जो इतिहास है वो गांधी नेहरू परिवार का इतिहास है। बहुत दिलचस्प बात है कि जो अमेठी सीट है वो 1967 में बनी है। उससे पहले वो सुल्तानपुर दक्षिण में आती थी, फिर मुसाफिर खाना करके एक संसदीय सीट हुआ करती थी। बाद के वर्षों में वो मुसाफिर खाना नाम से सीट रही। शुरू में दूसरे लोग वहां से चुन के आते रहे और कुल मिलाकर एक या दो बार गैर कांग्रेसी कोई व्यक्ति वहां से चुनाव जीता है। गांधी परिवार आज की तारीख में राजनीति के जिस दोराहे पर खड़ा है, वहां हमें यहां से दूर से बैठकर ऐसा लगता होगा कि इस वक्त उन्हें सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर होती है। वरुण गांधी के कांग्रेस में प्रवेश करते ही एक समानांतर शक्ति केंद्र बन जाएगा। हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग ये भी उड़ाते रहते हैं, यद्यपि वो कोई बहुत भरोसेमंद खबरें नहीं है, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दो अलग अलग सत्ता केंद्र हैं कांग्रेस के अंदर, और अगर वरुण गांधी आ जाएंगे तो तीसरा सत्ता केंद्र वहां स्थापित हो जाएगा। ये बात सही है कि कांग्रेस में दूसरी तीसरी पीढ़ी के जो नेता है, दर्जे के, पीढ़ी नहीं कहना चाहिए, दूसरे तीसरे दर्जे के जो नेता हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है, प्रदेशों के नेता हैं, उनमें बहुत सारे लोग सीधे राहुल गांधी के संपर्क में रहते हैं और बहुत सारे प्रियंका गांधी के संपर्क में रहते हैं। वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के साथ एक तो वो सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है, और उसमें ये दूसरे तीसरे पायदान के जो नेता हैं वो बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हो सकता है श्रीमती सोनिया गांधी अपनी दूरदृष्टि से वो आशंकाएं देख रही हों, इसलिए वरुण गांधी के लिए अभी दरवाजे पूरी तरह नहीं खोले गए। मैं अभी अधीर रंजन इस न्योते को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहता। राजनीति में कई बार राजीव जी धीरे धीरे संदेश देने की, संकेत देने की कोशिश होती है, खासतौर पर ऐसे चुनाव के मौके पर, और वो भी वरुण गांधी जैसे व्यक्ति के लिए। सीधे राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे न्योता देते, उसकी बजाय किसी और से संदेश दिलवाकर थोड़ा वहां से उस गुब्बारे की हवा को टटोलने की कोशिश की गई होती। कल तो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन असल में जब तक बी फॉर्म सिंबल नहीं प्रत्याशी जमा कर देगा, तब तक वो किस पार्टी का प्रत्याशी है वो तय नहीं होगा। उसके लिए अभी 2-3 दिन बाकी रहेंगे। तो कल के बाद भी ये गुंजाइश रहेगी कि वरुण गांधी कल हो सकता है साधारण तौर पर निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा है, 3 सेट जमा कर दें और आखिर में बी फॉर्म उन्हें किसी पार्टी का मिल जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। तो एक तो इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा। दूसरी बात यह है, वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में उनके तमाम सारे बयानात भी सामने आ जाएंगे राजीव जी, जो उन्होंने सांप्रदायिक दृष्टिकोण से दिए हैं, जो बीजेपी में रहते हुए उसकी अनिवार्यता रही होगी, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जैसे बयान हुए, हाथ काटने वाले बयान, आग लगाने वाले बयान देते रहे थे। जब तक वो बीजेपी में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही वे कांग्रेस में आ जाएंगे, हम और आप भी, मुख्य धारा का मीडिया भी ये याद दिलाने लगेगा कि ये वही वरुण गांधी है जो मुसलमानों के हाथ काटने की बात करता था। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे हैं। तो एक ये परेशानी सामने आने वाली है। इसके बावजूद अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत और उस पूरे क्षेत्र में गांधी परिवार की गैर मौजूदगी, उस शून्य को भरने के लिए अगर कोई गांधी उपनाम वाला व्यक्ति, गांधी सरनेम, वो भी गांधी परिवार का, इंदिरा जी का पोता, राहुल और वरुण गांधी में क्या फर्क है? बीजेपी आरएसएस का जो नफरत और झूठ का कारखाना है, वो राहुल गांधी को जिस बिना पर गाली देता है, वो पात्रता तो वरुण गांधी की भी है। क्या फर्क है उनमें दोनों में? जिस एक तरफ संजय गांधी के बेटे, एक तरफ राजीव गांधी के बेटे। इसके बावजूद कोई ना कोई गांधी वहां रहे, इसकी जरूरत गांधी परिवार को भी महसूस हो रही होगी। और अंतिम बात राजीव जी, अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने अमेठी को भी तो खाली छोड़ रखा है, उस पर भी तो कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए या रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो
अभी बिसात पर वो 2 खाने बाकी हैं, कल तक, पहले चरण के नामांकन तक। तो कुछ करिश्मे अभी 1-2 दिन में हो सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है वरुण गांधी का कांग्रेस में प्रवेश बहुत आसानी से नहीं होगा। राहुल गांधी के 2 बयान आपने सुनवाए हैं। राहुल गांधी विचारधारा की जो लड़ाई लेकर चल रहे हैं, इतनी स्पष्टता, अपने विचारों में इतनी साख गोई इस देश में अगर किसी राजनेता में है तो उसका नाम राहुल गांधी है। जो साफ कह रहा है मैं गर्दन कटा सकता हूं, गला कटवा सकता हूं, आरएसएस के कार्यालय नहीं जा सकता, तो वो वरुण गांधी को कांग्रेस में प्रवेश दिलाते समय भी ये तस्दीक जरूर करना चाहेगा कि आइंदा उस विचारधारा के साथ वे नहीं रहेंगे और साफ बोलकर आएंगे कि संघ की विचारधारा नफरत की विचारधारा है, विभाजन की विचारधारा है। ये सारी अग्नि परीक्षाएं वरुण गांधी को भी पार करना पड़ेंगी। मैं उनका कांग्रेस प्रवेश बहुत आसानी से होता हुआ नहीं देख रहा हूं। राजीव जी जी राजीव जी, मैं पंकज जी की बातों में 1-2 बातें जोड़ना चाहता हूं। एक तो ये कि अमेरिका या जर्मनी हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हम सब में से किसी को स्वीकार नहीं होगा। हम भी नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसी स्थिति बने, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय या व्हाइट हाउस भारत में चल रही किसी गतिविधि पर आपत्ति दर्ज कराए। लेकिन जैसे ही हम उनके हस्तक्षेप पर आपत्ति करना चाहते हैं, वैसे हमें याद आ जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तो वहां के चुनाव में, यानी अमेरिका के चुनाव में एक प्रत्याशी के हक में वोट मांग रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, राजीव जी, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में, राजनयिक इतिहास में न इससे पहले कभी हुआ, न इसके बाद शायद कभी होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी विशेष के लिए वोट मांगे सड़कों पर खड़े होकर या किसी स्टेडियम में। तो हम आपत्ति कर नहीं पाते, उससे पहले उनके ठटकर्म हमारे सामने आकर खड़े होता। सेना के जरिए सत्ता पर प्रभाव जमाने का जो अंदेशा पंकज जी ने जाहिर किया है, वो सचमुच बेहद खतरनाक है। पंकज जी, आपने वायुसेना अध्यक्ष, भूतपूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया का उल्लेख किया। मैं इतना सिर्फ जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के समय बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पूरे कार्यकाल के वायुसेना के जीवन के अंतिम 8 साल जो बीजेपी के नेतृत्व में रहे हैं, वो सर्वाधिक यादगार और उल्लेखनीय है। यानी आजादी के बाद वे पहले वायुसेना अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मातहत एयर चीफ मार्शल थे। वे न भारत सरकार के एयर चीफ मार्शल थे, न जो सर्वोच्च कमांडर है हमारी तीनों सेनाओं का, भारत का राष्ट्रपति, उसके मातहत थे। वे भारतीय जनता पार्टी नाम की एक राजनीतिक इकाई के वायुसेना अध्यक्ष थे। कोई सभ्य समाज इस कदर मूर्खतापूर्ण बात इतने बड़े ओहदे पर रहे व्यक्ति से के मुंह से बर्दाश्त कर सकता है, ये उससे भी अधिक चिंताजनक बात। इतने पर तो पूरे वायुसेना के भूतपूर्व अधिकारियों को खोलकर सामने आ जाना चाहिए था। यद्यपि तमाम लोगों ने लानत मलामत भेजी है, पर कितनी शर्मिंदगी की बात है। एयर चीफ मार्शल कह रहा है कि मैं के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। अंतिम बात, जनमानस में जो प्रभाव आपने पूछा है मध्य प्रदेश से लेकर देश तक, देश में एक आंदोलन तो है, एक मरोड़ तो उठ रही है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाकर सत्ता में आए थे, वे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और अहम चुनाव के मौके पर इन सब चीजों का खुलासा हो गया और हर दिन हो रहा है। जैसे आपने दवा कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया, तो इससे जनता के भीतर ब्रांड नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इस सरकार की छवि तो बुरी तरह धूल धूसरित हुई है। इसका खामियाजा चुनाव में उसे कितना भुगतना पड़ेगा, ये अभी से कहना थोड़ी जल्दबाजी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।